वेलकम एंड वेलकम बैक। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए वेलकम, जो लोग सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं जिनको पता चल जाता है कि यहाँ पे आज की सेशन है, सो वेलकम बैक टू द आई कैन से फॉर द फर्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये बात कही कि लाइव हूँ, मैं दिख रहा हूँ या नहीं, कहीं गलती से मैंने वो तो नहीं कर दिया उसको अनलिस्टेड। हाँ ना, रिवीजन तो ग्लोबल ही है ना, पहले ही तो प्रॉमिस किया था मैंने। दिख रहा है? यहाँ एक पॉइंट मैं आपसे लूँगा, क्वेश्चन बैंक यहाँ ला के रखने के लिए थोड़ी बोली थी। इसमें से निकालो क्वेश्चंस को, 3 मार्कर क्वेश्चंस जो डायनास्टी पे पूछे गए हैं इस साल, पिछले साल मेंस में, वो कौन कौन से होते हैं। Now, when we are starting, I must let you know कि there are certain elements which are most important. Global है? बहुत गर्मी है यार। डायरेक्ट चैनल पे जाके देख लो ना आप। सो देयर आर सर्टन एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट ये होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, आपके ऊपर है क्योंकि ये ग्लोबल है, सबके लिए है, सो हो सकता है आपको ऑड लगे, बट मैं उसी तरह से पढ़ाता हूँ जिस तरीके से अभी आपको पढ़ाऊँगा, या कोशिश करूँगा समझाने की। पढ़ा नहीं सकता किसी को भी अगर जो पढ़ना नहीं चाहे तो। सो पहली चीज़ हिस्ट्री के अंदर जो देखने की होती है, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंटिन्यूअम। कंटिन्यूअम या कंटिन्यूटी। सो सबसे पहला एलिमेंट आता है मेरा कंटिन्यूटी का, और इसके बाद दूसरा एलिमेंट मेरे पास निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं द चेंज। क्या बात है, 2 हाथ में तुम लोग 2 लाल से लिख रहे थे, मेरा एक और पेन कहाँ है? ओके, शाबाश। सो कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये एलिमेंट्स हैं। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो सिलेबस के अंदर 4 एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। हिस्ट्री पहले जनरली 3 एलिमेंट्स हुआ करते थे, बट अभी रिसेंट के अंदर इन लोगों ने 4 एलिमेंट्स कर दिए हैं। सो आपको कहीं की भी हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ये करना है। ये आपको पहला एलिमेंट दिया है। दूसरा एलिमेंट जो आपको दिया हुआ है दैट इज योर सोशियो इकोनॉमिक, और फाइनली वी कम डाउन टू कल्चरल एंड रिलीजियस। कल्चर का ही पार्ट है। इतनी आइडेंटिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए। जनरली जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो व्हेन एवर यू आर गोइंग थ्रू हिस्ट्री, बिकॉज इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए किसी समझाने वाले की ज़रूरत नहीं होती, और इसलिए सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही होती हैं। आप ऑब्जर्व करके देखना, जिन लोगों ने लास्ट टाइम प्री दी थी, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन गलत हुए थे, जबकि वो पैरामीटर आपका शायद पढ़ा हुआ हो। ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको मल्टीप्लिसिटी के अंदर रिवाइज करना है। ये कंसेप्ट बेस्ड नहीं होता, ये फैक्चुअल बेस्ड होता है, और फैक्ट हमसे मिस हो सकते हैं, और फैक्ट्स हमसे एग्ज़ाम में यार ये तो पढ़ा था, ये वाला है कि ये वाला है, वो भी हो सकता है। सो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट यही है। ये वाली लाइट ऑफ कर रहा हूँ तुम लोगों की ना। सो जब हम यहाँ पर आ गए तो किस तरह से पढ़ाई की जाए इसका एक एग्जाम्पल है। खोलिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कौन सा? 3 मार्कर डायनास्टी पर से। कोई सा भी बता दो, एमपी का नहीं बोल रहा हूं मैं, नेशनल बता दो, राजाओं के ऊपर। ओके, लास्ट टाइम अभी वाले पेपर के अंदर एक नाम आया आपको, ताराबाई। दूसरा कुंवर रघुनाथ शाह, नाम है, अगेन नाम है। दूसरा, अगला मल्हारराव होलकर, अगेन नाम है। अगला अवंतीबाई, अगेन नाम है। सो नाम राजाओं के लेकर आपको डायरेक्ट 3 मार्कर डाल देते हैं। आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि जब आप प्री पढ़ रहे हैं तो इस तरह से प्री को पढ़ लीजिए कृपा करके कि एक फॉर्मेट तैयार हो और कोई फैक्ट मिस नहीं हो, ताकि 3 में से 3 प्री की तैयारी पे बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके हाथ में होते हैं कि किस तरह से नंबर कमाए जा सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास जो डायनास्टीज़ आती हैं हिस्ट्री के अंदर,
सबसे पहली डायनास्टी अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूअम वाली बात समझिएगा और चेंज वाली बात समझिएगा। कंटिन्यूटी का मतलब होता है जब लेटर मेडिएवल टाइम पीरियड के ऊपर हम बात करते हैं तो एक बैटल का सीक्वेंस चल रहा था, वॉर्स एंड बैटल्स नॉन स्टॉप, उसको हिस्ट्री में ट्राईपार्टाइट कहा गया, 3 पार्टियों वाली। तो इसके अंदर 3 पार्टियां थी, पालाज इन द ईस्ट, पालाज, प्रतिहाराज नॉर्थ में, बेसिकली प्रतिहाराज कन्नौज को हम मान सकते हैं बेल्ट के अंदर, देन साउथ के अंदर राष्ट्रकूटाज। इनकी आपस में बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, बहुत बैटल्स हुई हैं, और ये एक सिनारियो इस तरह का क्रिएट करता है कि इन सब के अलग अलग जगह पे वसाल हुआ करते थे, फिडिटरी लॉर्ड्स हुआ करते थे। फिडिटरी मतलब होता था कि हमने ये इलाका जीत लिया, अगली बार हम लड़ने आएंगे तो आप हमारे साथ देंगे, आप हमारी वजह से राजा हैं, दैट इज फ्यूडल सिस्टम, लॉर्डशिप। तो ये 3 चल रहे थे। इसी बीच ये होता है कि 712 AD के अंदर, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर, एक अटैक होता है अरब का, जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आते ही हैं। पब्लिक ये बोलती है, बोले सर पाकिस्तान का हिस्सा है, अरे उस टाइम तो इंडिया था ना, पाकिस्तान तो 47 से पाकिस्तान की औकात क्या है कि वो उसको, मतलब सॉरी टू से लाइव में हूँ कि वो उसकी पहले अपनी हिस्ट्री बना लें, वो इंडिया की हिस्ट्री है। सो जब हम यहाँ पर ये इन लोगों का देखते हैं काम, पालास का, प्रतिहारास का और राष्ट्रकूटास का, तो अलग अलग जगह पे इनके वसाल्स हुआ करते थे। धीरे धीरे ये तीनों डायनास्टीज वीक होती चली गई, और जब ये वीक होती चली गई तो जो राजा इनके वसाल थे वो आज़ाद होते चले गए, और जैसे जैसे वो आज़ाद होते चले गए नई डायनास्टीज इमर्ज होना चालू होती हैं। सो 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के अंदर हमें नई डायनास्टीज दिखना चालू होती हैं, और ये एक कंटिन्यूटी फॉर्म करती हैं कुछ सालों की। सो पहला जो मैंने हिस्ट्री के अंदर वर्ड लिखा था कंटिन्यूअम, कंटिन्यूटी, ये यहां से मिलती है। अब चेंज क्या है, वाई हम यहां पढ़ते हैं। जनरली मेरे सेशंस के अंदर हम लोग खिलजी पर जब आते हैं तब इनको लेते हैं, क्योंकि खिलजी का वो टाइम पीरियड था जब ये सारी डायनास्टी चेंज में चली जाती हैं और दिल्ली सल्तनत के अंदर चली जाती हैं। सो कंटिन्यूटी के बाद में एक इवेंट ऐसा होता है जिससे ये चेंज हो जाती हैं, यहां ये एलिमेंट आता है। अगली चीज जो कंटिन्यूटी की होती है, इट हैज अ स्टार्ट एंड विद द चेंज इट हैज एन एंड। ये दोनों बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। यहां पे पता चलता है हमारा कि कौन फाउंडर ऑफ द डायनास्टी था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सबसे ज्यादा चेंज वाली बात जहां आती है तो लास्ट में कौन सा राजा था जो हारा था, लास्ट रूलर, और इसकी बैटल कौन सी थी, वो इवेंट से निकल कर आती है। कंसेप्ट्स हैं, यही प्राइमरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एंड इट्स वेरी सिंपल हिस्ट्री को अगर लॉजिकली पढ़ा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री इज हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर क्या लॉजिक लगाना, और यही कारण है कि जो लोग पढ़ते हैं वो 19 का रिजल्ट, 18 का रिजल्ट मेरे पास है, जिसमें 6 से 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स लेने वाले लोग भी हैं। सो यहाँ पर हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम ढंग से काम कर लें। सो डायनास्टीज कौन कौन सी थी, तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस लेआउट को हम समझते हैं, अगर हम सिंपल तौर के ऊपर एक डायग्रामेटिक अप्रोच लेके चलें, सो हमको कुछ चीज़ें सिनारियो के अंदर आ जाती हैं जो ये बता देंगी कि मध्य प्रदेश में कौन सी डायनास्टी कहाँ पे थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आता है प्रतिहाराज। नाउ आई डोंट मग अप द डेट्स, अब नहीं करता, इट्स बीन ईयर्स जब वो काम किया था, ये आप लोगों का काम होगा। सो वेस्टर्न एमपी के अंदर मालवा एक बड़ा टेरिटोरियल रीजन कहलाता है, आज भी है। सो मालवा के 2 हिस्से हुआ करते हैं, एक हिस्सा होता है जो ईस्ट में आता है, एक हिस्सा होता है जो वेस्ट में आता है। तो अलग अलग जगहों पर शिफ्टिंग होती रहती है। यार ये लोग है ना मानते नहीं हैं। अनुराग जी मैंने कल एक रेफ़र किया है ना, मैं अभी सेशन ले रहा हूँ, मैं आप लोगों के ये बंद कर रहा हूँ, मेरा नियम अलग है। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट मी, बट आई कैन नॉट आंसर इन बिटवीन माई सेशन, सो चैट्स ऑफ। आप लोग टाइप कर सकते हैं, मुझे नहीं दिखेगी, सो आई वॉन्ट बी डिस्टर्ब, आई हैव अ फ्लो टू मेंटेन। नाउ मालवा ईस्टर्न हिस्सा और वेस्टर्न हिस्सा, ईस्टर्न हिस्सा वो वाला बेल्ट कहलाता है जिसमें हमारी कैपिटल दूसरी जगहों पे मिलती है बाय द नेम ऑफ विदिशा। यहाँ पे अक्सर उज्जैन मिलती है, इस टाइम पीरियड में धार मिलती है, यहाँ मंदसौर मिलती है। और अर्लियर फॉर्म के अंदर अगर हम चले जाते हैं या लेटर मतलब मेडिएवल के स्टार्ट एंड में आ जाते हैं, मॉडर्न के स्टार्ट में आ जाते हैं, तो कभी कभी हमें महेश्वर या महिष्मती ये हमें मिला करती है। तो ये कैपिटल्स हैं। साइमल्टेनियसली जो पुरानी डायनास्टीज हुआ करती थी, दे वेयर नॉट यूजिंग GPS और GIS और रिमोट सेंसिंग। उन लोगों ने उस समय इसरो नहीं बनाया हुआ था।
सो उनकी जो नेचुरल बाउंड्रीज हुआ करती थी वो फिजिकल बाउंड्रीज थी। सो जो हमारा ये बेल्ट चलता है ट्रांस यमुना गंगा बेल्ट, इस बेल्ट के अंदर नॉर्दर्न हिस्से में अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग डायनास्टीज इमर्ज होना चालू होती हैं। सो बात के रीजन के अंदर जब हम बुंदेलास के बारे में बात करते हैं तब दिस रीजन बिकेम द बुंदेलखंड। ये जो एरिया है ये अलग अलग रिवर्स के साथ में डिवाइडेड है। सो इस रीजन के अंदर डायनास्टीज इवॉल्व होना चालू होती हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स के अंदर एक और कंसेप्ट उभर कर आता है कि गंगा के प्लेन्स, दैट इज गंगा और यमुना के प्लेन से जैसे ही हम साउथवर्ड बढ़ना चालू होते हैं तब हमारे पास यहाँ प्लाटोज के अंदर ग्वालियर आ जाता है, और ग्वालियर हायर एलिवेशन के ऊपर है। वहाँ पे फोर्ट अगर हम बनाते हैं तो नेचुरल फोर्टिफिकेशन का काम हो जाता है। सो नेचुरल फोर्टिफिकेशन इज दैट थिंग जिसकी वजह से ग्वालियर बिकेम अ प्राइम सेंटर। Simultaneously, there was one existing dynasty in the east, that is the region of Jabalpur or Debal. अभी सिंपल आज के नाम लिख लें, बाकी नाम आप पकड़ लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास चेदी डायनास्टी राज कर रही है, जो काफ़ी पहले से राज कर रही है और काफ़ी बाद तक राज करेगी। देन दैट इज चेदीज आर द कल्चुरीज। इनको अभी नहीं ले रहे हैं हम बिकॉज इनका कंटिन्यूम काफ़ी लंबा है और इनका एग्जिस्टेंस पहले जा चुका होता है। साइमल्टेनियसली लेटर हिस्से के अंदर हमारे पास वाघेलास और बघेल्स ये ईस्टर्न एमपी के अंदर इवॉल्व होंगे। तो ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन के अंदर अगर मैं एमपी में और आगे बढ़ता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी के जब अटैक्स होना चालू होते हैं, जब वो पूरी इंडिया को एक कर देता है, सो ही हैड टू काइंड ऑफ पैटर्न। अकबर का भी वही था कि जब वो कॉन्क्वेस्ट पे निकल रहे थे तो कुछ जगहों पे उन्होंने अपना खुद का राज रखा था और कुछ जगहों पे उन्होंने अपने वसाल बना दिए थे, जैसे राष्ट्रकूटास के, पालास का और प्रतिहारास के थे। जब ये वसाल सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो नई स्टेट्स इमर्ज करना चालू हो जाती हैं। सो तुगलक के एंड्स पर आते आते ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो तुगलक्स का है, साउथ इंडिया के अंदर बहमनीज इवॉल्व हो जाता है। तो बहमनीज से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। साउथ में इस बेल्ट के अंदर फारूकी डायनास्टी आ जाती है, महाराष्ट्र एमपी वाला बेल्ट। वहीं पर धार मांडू वाला बेल्ट, धार अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है। धार मांडू वाला बेल्ट के अंदर मालवा सल्तनत एस्टैब्लिश हो जाती है। कब होती है? जब तुगलक्स के एंड के अंदर एक अटैक होता है तैमूर लंग का या तैमूर दिलेम का 1400 के आसपास, तब ये दोनों डायनास्टीज इवॉल्व होती हैं। इसी के साथ में जब वीकर हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बैटल्स की वजह से, ये बेल्ट पॉलिटिकली वीक हो जाता है, एक नई डायनास्टी इमर्ज होना चालू होती है, द गढ़ा और दी गॉन्स ऑफ गरा। बेसिकली गॉन्स की कई सारे ब्रांचेस हैं। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द गोन्स। ये वाली एक डायनास्टी इमर्ज हो जाती है। देन लेटर ऑन अकबर आएगा। अकबर फिर एक सडन वाइप ऑफ करेगा। सो सल्तनत ये खत्म हो जाएगी, फारूकी डायनास्टी खत्म हो जाएगी, गॉन्ड खत्म हो जाएंगे। एंटायर एरिया केम आइदर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ अकबर और आइदर वसाल। सो रीवा के राजा जिन्होंने तानसेन जी को सरेंडर किया था अकबर के कोर्ट में, वो वसाल सिस्टम था। सो एक थ्रेट था बड़े पॉलिटिकल पावर का, तो उस बड़े पॉलिटिकल पावर के सामने एक छोटा पॉलिटिकल पावर सरेंडर करता है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहला सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल। वाई इंटरनेशनल? बिकॉज हर एक राजा यहाँ पे सॉवरेन है, उसकी टेरिटरी अपनी खुद की है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है, सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट है। दैट हैज़ टू बी इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन्स बिकॉज एक लेवल चाहिए होता है एंड दैट लेवल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन हिस्ट्री ऑल्सो। साइमल्टेनियसली इसी टाइम पर अकबर के बाद में जहांगीर इसे मेंटेन करता है। शाहजहां के टाइम पर थोड़ा बहुत गड़बड़ होना चालू होता है। बाय द टाइम औरंगजेब केम, साउथ इंडिया के अंदर बीजापुर स्टेट के अंदर पर्टिकुलरली मराठास राइज होना चालू हो जाते हैं अंडर शिवाजी। सो एक मराठा स्टेट इवॉल्व होना चालू होता है नॉर्थ में। औरंगजेब के बाद मुगल्स डिक्लाइन होना चालू होते हैं। तब ड्यूरिंग औरंगजेब मराठा इनकर्जन्स इस बेल्ट में चालू हो जाते हैं। जब ताराबाई आया, सो ताराबाई वॉज दैट लीडर जिसकी वजह से मराठा सरदारों को यहाँ भेजा जाता था इनकर्जन में औरंगजेब की ज़िंदगी में। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। जब 1707 में वो मर जाता है तब क्या होगा? सो लेटर मुगल्स वेयर इनकेपेबल टू हैंडल इतनी सारी प्रॉब्लम्स। सब कुछ औरंगजेब अपने अंडर में रखना चाहता था। जो क्वेश्चन इस बार का आया है साउथ इंडिया के अंदर क्यों उसको कहा जाता है उसकी ग्रेव बन गई, सिंपल। पहले नॉर्थ इंडिया में लड़ता रहा, फिर साउथ इंडिया में लड़ता रहा, लायक ही यही था। अगेन अपोलॉजीज अगर किसी को बुरा लग जाए तो। लगा क्या? नहीं ना, मेरी क्लास में किसी को नहीं लगा। ओके, सो अब यहाँ पर नई डायनास्टीज इमर्ज होना चालू होती हैं, मराठा सरदार आना चालू होते हैं और 3 स्टेट इवॉल्व होते हैं। साउथ इंडिया के एमपी के सदर्न पार्ट के अंदर भोंसलेज, मालवा वाले हिस्से के अंदर पंगा फंस गया था। सबसे पहले जो भेजे गए थे, जो 2 सरदार भेजे गए थे, उसमें एक सरदार थे धार के और एक सरदार थे देवास के।
इन दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए दो और सरदारों को यहाँ की जागीरें दी जाती हैं कि हाँ अब आप जाके यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू करिए। तो दो स्टेट नए इमर्ज होते हैं, महेश्वर पहली, दूसरा इंदौर, और फिर साथ में उज्जैन। उज्जैन सिंधियास का था, महेश्वर होलकर्स का था। बाद में ये कैपिटल शिफ्ट हो जाती है एंड ग्वालियर बिकेम द सिंधियास कैपिटल एंड लेटर ऑन इंदौर बिकेम द होलकर्स कैपिटल। 1707 के अंदर एक मर्सिनरी अपनी सेवाएं दिया करता था छोटे छोटे राजाओं को दूसरे राजाओं से लड़ने के बीच में। बचना है साहब, उधर से वो अटैक हो रहा है, तुम हमारे यहाँ आके खड़े हो जाओ। सो दोस्त मोहम्मद खान यहाँ पर एक्टिव थे एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट ऑफ भोपाल। ये सारे स्टेट्स हैं जो मेडिएवल से एंड मॉडर्न तक आते हैं, एंड मॉडर्न तक, और ये कंटिन्यूटी फॉर्म करते हैं 1947 में। सो इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस हैं और कुछ चीज़ें कंटिन्यूड हैं। सो ये होता है कंटिन्यूटी एंड चेंज वाला मामला। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि परमार्स क्या हैं। सो आई विल बी लेइंग आउट अ डिस्क्रिप्शन, मैं ब्रीफ दे रहा हूँ कि पैटर्न क्या है, क्योंकि परमार्स आज मतलब डायनास्टी का आज सिर्फ मैं एक लेवल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे लेवल्स के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, अगली क्लास जब भी होगी ईश्वर ने चाहा, अगर कल हुई तो कल लूँगा। आपको ये समझ में आना ज़रूरी है कि ये जो पैरामीटर्स मैंने ओपन किए थे वो पैरामीटर्स को आप कैसे अप्रोच करते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव फाउंड कि मैक्सिमम लोग रिपीटेड रिवीजन में विश्वास नहीं रखते, और आपको रिपीटेड रिवीजन चाहिए होता है। आप पूरा एक बार पढ़ के हर चीज़ दिमाग में अगर रख लेते हैं तो फिर आपको किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है। अगर एवरेज आप हैं, जैसा मैं हूँ और जैसे मेरी क्लास वाले रहते हैं, हम एवरेज लोग फंस जाते हैं। हमारे पास दिमाग भी होता है, हमारे पास पढ़ने की इच्छा भी होती है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन हम रिवीजन नहीं करते। नाउ रिवीजन आप ऐसे नहीं करोगे तो रिवीजन आप कैसे करोगे? लेट अस डिवाइड द कंप्लीट पार्ट इनटू सम डिफरेंट छोटे छोटे गोल्स। सो पहला गोल जो आपको 3 मार्कर के अंदर पूछा जाता है, इवेंट है कोई वॉर बैटल आई है इस बार मेंस के पेपर में? पिछले साल आती है। तो सबसे पहली चीज जो हिस्ट्री के अंदर आपसे पूछी जाती है वो जनरली नाम होते हैं, जनरली सबसे पहली चीज। दूसरी चीज प्रीलिम्स के अंदर, मेंस में भी आती है, प्रीलिम्स के अंदर जो दूसरी चीज होती है उन्हें हम कहते हैं टाइटल्स। किस नाम से जाने जाते थे? टाइम पीरियड का टेंशन मत लेना मेंस के लिए। प्री में जनरली टेन्योर नहीं पूछा जाता, लेकिन एक सवाल जरूर आता है, थोड़ा सा आगे आता है, उसे हम कहते हैं कंटेम्पररी। ये टाइम पीरियड से निकलता है। तो जब तक आप लॉजिकली पढ़ते नहीं हो तब तक कंटेम्पोरेरीनेस या कंटेम्पररी कौन किसके वो नहीं बन पाता। एक एग्जांपल के तौर पे कौन सा राजा किसके कंटेम्पररी, सिंपल, आप लोग अगर घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाते हो, गौतम बुद्ध का कंटेम्पररी मगध का कौन सा राजा था? तो कंटेम्पोरेनियस कहां से निकला? बिंदुसार था कि अजातशत्रु था? अशोक था कि बिंबिसार था? बिंबिसार था कि बिंदुसार था? बिंबिसार था कि बिंदुसार जो है वो मौर्यन का है। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कंटेम्पोरेरीनेस। अब कंटेम्पररी जब आप एमपी की हिस्ट्री कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि सारे राजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारे राजा एक दूसरे से लड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहला काम है राजा, किंग जो भी है उसको करना, किंग के साथ में उसके टाइटल्स करना। बाद की स्टेज में अगले दिन यहाँ पर सिर्फ बेसिक लिख दो, याद नहीं होगा एकदम से। जो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ईयर याद नहीं होते हैं, मुझसे प्रॉब्लम होती है, ओके, ये तो पता है ना कि किस सेंचुरी में थे। सेंचुरी का मतलब हुआ थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। 6th सेंचुरी मतलब कहाँ से चालू होगी? 501 से, 500 से लेकर 599 तक। सो आप सबसे पहले लेके मान लीजिए 750 से 760 है, तो 700 तो लिख सकते हो ना, 75x 76x, इतना तो कर सकते हो ना, आगे का नहीं बना तो। ट्राई टू लर्न इन दैट सेंस। एक बार में रटने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि बहुत डीप है। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 1 या 2 की है, और राजाओं पे से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मीगर है। आ सकता है, इसलिए हमें कवर करना है। ज़्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो आर्ट, कल्चर, रिलीजन से है। सो उसको किस तरह से अप्रोच किया जाएगा वो पैटर्न यहीं से निकलेगा। अदरवाइज वो कोरिलेट करके अगर आर्ट एंड कल्चर को पूछ लेगा तो आप राजा नहीं बता पाओगे। सारी चीज़ें बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं हैं। जो मैं आपको आज दे रहा हूँ ये जनरली सारी बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती। सो पहला कंसेप्ट ये निकला। दूसरा कंसेप्ट मेरे पास जो निकलता है कि क्या इस राजा की कोई खासियत है जो इसको एग्जाम में पूछा जाए, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, कोई इसका सिग्निफिकेंस है। या तो हाईएस्ट सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आता है या लीस्ट सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आता है, जो शेडो एरिया में जो जनरल बुक्स गायब कर देती हैं। ये देखने के लिए कि आप अगर मेंस के अंदर सब्जेक्टिव तौर के ऊपर लिखना चाह रहे हो तो वास्तव में आपने पढ़ाई करी है या नहीं, आपने कंटिन्यूटी और चेंज को पकड़ा है या नहीं। कंटिन्यूटी अलाउद्दीन खिलजी की चल रही थी, उसकी डायनास्टी की चल रही थी, उसी में एक राजा बनता है शिहाबुद्दीन उमर नाम का बच्चा। ये क्वेश्चन मेंस में आया है 2018-17, हाँ वट एवर, शिहाबुद्दीन उमर। जनरली बुक्स के अंदर जो नॉर्मल 1 लाइन फैक्ट होते हैं उसके अंदर नहीं होता। सो क्यों हमारी क्लास में होता है?
क्योंकि हम वो वाला पैटर्न को नहीं फॉलो करते जो वन लाइन फैक्ट है। आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन पूरा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, परसेंटेज उठाइए अपना, कंक्रीट करते चलिए। सो शिहाबुद्दीन उमर के अंदर एक चीज़ निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं चेंज। हाँ 18 में है ना। चेंज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मलिक काफूर रीजेंट बन के बैठ जाता है, अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करता है। अलाउद्दीन खिलजी की विधवा के साथ शादी कर लेता है, उसके दूसरे बच्चों को जेल वेल में डाल देता है, मारने के लिए पहुंचाता है और उसकी खुद की हत्या हो जाती है। दैट इज वन काइंड ऑफ अ रिवोल्ट जो उस टाइम पीरियड पे हुआ। सो उस राजा शिहाबुद्दीन उमर के टाइम पीरियड पे होने वाली प्रमुख घटना ये थी, इसलिए ही इज बेस्ट नोन फॉर उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ। सो कुछ राजा होंगे, अगला आता है हमारा कंसेप्ट व्हाट ही इज बेस्ट नोन फॉर। बस जनरली 3 मार्कर, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, जनरली साधारणतया ऐसा क्वेश्चंस में आता है। जनरली ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बस अब इसको पता करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज होती है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको पता होना चाहिए कोई भी एक डायनास्टी है, वंश है। वंश का मतलब हुआ पिता और पुत्र या उनमें ब्लड रिलेशंस हैं। सो ब्लड रिलेशंस वाला कंसेप्ट निकल कर आता है डायनास्टी के अंदर। अब इस डायनास्टी के अंदर एक शुरुआत होगी और एक अंत होगा। शुरुआत भी चेंज से होगी और फिर कंटिन्यूटी चलेगी और फिर ये है हमारा चेंज, फिर ये है हमारा चेंज, और इसके बीच में क्या है? क्या है? कंटिन्यूटी। अब ये जो कंटिन्यूटी है ये किस सेंस में होगी? इस कंटिन्यूटी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटिकल एडमिन थॉट, पॉलिटिकल एडमिन, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, ये प्रैक्टिसेस एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। ये कंटिन्यूटी में चलता है। इसी वजह से आपसे एक सवाल पूछा जाता है जो मेंस में अक्सर आता है कि एक्सप्लेन द सोशियो या सोशल कंडीशन ऑफ XYZ टाइम पीरियड या XYZ एरिया का या XYZ डायनास्टी का। क्या मतलब हुआ? ये क्वेश्चन निकलता है कंटिन्यूटी से। इसके अंदर मेहनत नहीं है इतनी, इसमें सिर्फ एग्जांपल्स हैं, फैक्ट्स हैं। असली मेहनत जो प्री और मेंस के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन कलेक्ट करने की होती है, एक एक दो दो तीन तीन नंबर के लिए लड़ाई होती है, ये जब भी चेंज होगा तो यहाँ पर मेरे पास एक नाम आ जाएगा जो मैंने अभी लिखा था, फाउंडर। जरूरी नहीं है कि यही सर्वश्रेष्ठ हो इस डायनास्टी का। एक और बंदा मेरे पास निकलेगा जो अगले चेंज से होगा, जब ये डायनास्टी खत्म हो जाएगी तब मेरे पास होगा द लास्ट। तो क्या यहीं से शुरू मानेंगे? नहीं। कई बार ये होता है कि ये चेंज के कंटिन्यूटी का चेंज होता है, जरा सा चेंज होता है। ऑलरेडी मैं एक राजा हूं लेकिन मैं एक वसाल हूं, मैं फ्यूडल हूं। किसका? मेडिवल के अंदर या तो राष्ट्रकूटास का या प्रतिहारास का, पालास का हमारे इतना क्लाउड नहीं था। सो अगर मैं किसी का वसाल हूं तो यहां एक और चीज निकल कर आएगी जिसे हम कहेंगे फर्स्ट नोन। ये फाउंडर नहीं है, ये फाउंडर नहीं है, ये गलती नहीं करना। कई लोग इस चीज में गलती करते हैं। फाउंडर का मतलब हुआ उस डायनास्टी का सॉवरेन राज हुआ, सॉवरेन, संप्रभुताशाली। सही है, तुमने सिखा दिया मुझको, थैंक यू। सो अपना खुद का सब चीज़ों के अंदर अपन सक्षम है, इंटरनल पॉलिसीज़ के अंदर, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ के अंदर, वो असली में फाउंडर कहलाएगा। हो सकता है ये फाउंड तो करे लेकिन उस स्टेट को स्टेबल नहीं कर सके, तो एक और नाम निकल कर आता है जिसे हम अक्सर कहते हैं रियल फाउंडर। ये सारे बेस्ट नोन फॉर के एग्जाम्पल्स हैं। तो राजाओं में क्वेश्चंस पकड़ने की बात कर रहा हूँ, आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं रटें, आप रटिए। लॉजिक यहाँ रखिए, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कहाँ से है, हाथ में कहाँ से आएगा। अगली चीज़ मेरी रियल फाउंडर के बाद होती है बेस्ट इन समथिंग। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मुगल्स को लूँ तो अकबर के टाइम पे लिटरेचर अपने प्राइम पे था, जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग अपने प्राइम पे थी, शाहजहां के टाइम पर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स जो सारा टेक्निक्स हैं वो थी। तो अलग अलग है। तो बेस्ट नोन फॉर में पैट्रोनाइजेशन किस चीज़ के ऊपर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सो ये चीज़ें हैं जो आपकी डायनास्टी को बनाती हैं, किसी भी डायनास्टी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करती है। ये आपका काम होगा, आप इसको करेंगे। डायनास्टी अगर हम देखते हैं तो पहली डायनास्टी जो आज लेनी है मुझको, दैट इज़ सिंपल तौर के ऊपर, इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हुए, जिसमें आर्ट और कल्चर नहीं ले रहे। सो पहला है हमारे पास द परमाराज। सबसे पहले आते हैं उपेंद्र कृष्ण राजा, टाइम पीरियड 791-818। क्या ये राजा हैं? सवाल यहाँ है कि ये फाउंडर में है या फर्स्ट नोन है। सो 700 समथिंग, दैट इज 8th सेंचुरी, इस टाइम पे तो पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास की तो बेहतरीन जंगें हो रही हैं। ही इज द फर्स्ट नोन।
ये इसका बेस्ट नोन है। और ये सिर्फ आपने कर लिया, आपका 3 मार्कर जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं बन गया। आपको वही फैक्ट चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए। क्योंकि उधर अगर आपने ये 150 नंबर में से 75 नंबर की भी प्रिपरेशन अभी कर ली, थोड़ा तो टाइम बचा लोगे उधर दूसरे पार्ट्स करने के लिए मेंस में। और मेंस में समय नहीं है, और मेंस बहुत 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 वास्ट है। फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई केम डाउन टू 2014 वाले मेंस के अंदर, 13 से ट्रांजिशन हुआ था, तब मुझे लगता था कि यार 13 तक का तो कुछ भी नहीं था। इस बार जब मैंने मेंस पढ़ाया तो वास्तव में एहसास हुआ है कि ये सबसे टफ मेंस है विद इट्स वॉल्यूम। भयंकर बड़ा वॉल्यूम है और बहुत छोटा मार्जिन दिया है क्वेश्चन पूछने का। बहुत वॉल्यूमिनस है, पढ़ते 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 और सारे स्टूडेंट्स का एक ही कहना है कोर्स हो गया ऑलमोस्ट, कुछ चीज़ें छोड़ी लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई। सबका लाइन से कहना है हमारी प्रैक्टिस सही नहीं थी, बिकॉज इतना वॉल्यूम है। वो आपको वहाँ पता चलेगा, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को यहाँ पे बना लें। तो पहला राजा कौन सा मिला मेरा? उपेंद्र कृष्ण राजा। इसके बाद में हमें कुछ नाम मिलते हैं जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलते, नाम मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर, सोर्सेज में, कहीं इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कहीं कहीं से रेफरेंस आया हुआ है। सो सेकंड नाम आता है वैरी सिंह फर्स्ट, उसका तीसरा नाम आता है सियाका फर्स्ट। तो 3 नाम हो गए। कहाँ से चल रहा है? यहाँ से चल रहा है। उदय कृष्ण राजा, फिर वैरी सिंह, सियाका फर्स्ट, 3 राजा हो गए। इनको इतना ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इनकी डिटेल नहीं है, रखने नहीं बैठना, ढूंढने नहीं बैठना, जो मिल रहा है उस पर पहले रह के कन्फर्म हो जाओ। इसके बाद अब मेरे पास आता है वाकपति फर्स्ट, दैट इज कृष्ण राजा वाकपति फर्स्ट। सो ये बंदा इंपॉर्टेंस रखता है, वाकपति क्यों करता है इसको हम कल देखेंगे, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो। वाकपति फर्स्ट, कृष्ण राजा, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। इसके बाद जो अब काम होता है, तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर मेरा निकल कर आता है, इसके बाद में वैरी सिंह 2 आते हैं, और वैरी सिंह 2 जैसे ही आते हैं तब हमें कुछ पता चलने लगता है। तो ये वाला टाइम है वैरी सिंह, जिस टाइम के ऊपर आपको चेंज मिलना चालू हो रहा है। यू आर सीइंग द चेंज। कैसा चेंज? इनका टाइटल आता है, वैरी सिंह का टाइटल है महाराज, लेकिन साथ ही साथ में इनका एक और टाइटल मिलता है महामंडलिक चूड़ामणि। महामंडलिक वॉज अ फ्यूडल टाइटल। तो यहाँ तक ये माना जा सकता है कि ये राष्ट्रकूटास के फ्यूडल थे, लेकिन महाराज नाम दिया गया था, तो दैट मीन्स उनका सॉवरेंटी बढ़ चुका था। सो समवॉट हियर, वाकपति फर्स्ट से वैरी सिंह तक, वैरी सिंह 2 तक, यहाँ कहीं ना कहीं ट्रांजिशन होना चालू होता है और फाउंडर दिखना चालू होते हैं कि आइदर ऑफ देम एक फाउंडर थे। लेकिन सही में माना जाता है सियाक सेकंड जो अब आते हैं राजा, तो आइदर इन दोनों में से कोई ना कोई एक राजा बनता है, या तो सियाक 2 को हम मान लें जिन्होंने एस्टैब्लिश करा, या वैरी सिंह को। बिकॉज अगर आप एक राजा के राज में एक छोटे राजा हैं, बड़े महाराज के राज में छोटे राजा हैं, और आपने रिवोल्ट कर दिया, बड़ा महाराज आएगा आपको हटा देगा, हार जाओगे, अरे भाई गलती हो गई। इसका सिंपल एग्जाम्पल अगर आपने मॉडर्न पढ़ा होगा, अकबर ने बाज बहादुर को पहले हरा दिया था, सिंस बाज बहादुर ने फिर रिवोल्ट किया था और उसको सेकंड टाइम हराया गया था। पहली बार में हरा के उसको वसाल बना दिया था, ठीक है तू राज कर, लेकिन बाद में आके उसको, तो ये वही वाला काम हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टाइटल फिर से वैरी करते हैं और दोनों के बारे में आता है कि हाँ इन्होंने काम किया ना। सियाक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सियाक 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट बंदा। नाउ सियाका 2 दैट इज 949 से 973 एक जगह मिलता है, एक जगह में मिलता है 940 से 972। सो रफली अराउंड समथिंग 942 और 3 से लेकर 972 और 3 तक, 3 और 4 2 and 3 सही है, 949 और 940। तो ये थोड़ा सा रफ है, हिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम पीरियड नहीं मिलता, तो कोशिश ये करना इस पर टेंशन ना लो, क्योंकि जहाँ पे उनको भी कंफर्म नहीं होता वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं डालेंगे जिसमें डाउट हो और फिर वो हाई कोर्ट से टिक टिक करेक्ट होकर आए, उसके अंदर फजीहत होती है। दे विल बी ट्राइंग टू डू दैट थिंग कि कन्फर्मेशन आ जाए। सो सियाका 2 इनके काफ़ी बढ़िया काम थे, इनके अंदर जो टाइटल्स मिलते हैं हमको वो बहुत अच्छे हैं। सियाक 2 दैट इज़ महाराजा महामांडलिक चूड़ामणि, और एक और टाइम आता है सिद्धांत भट्ट। सो इनसे पता चलता है कि हाँ इसके पास पावर ज़्यादा था। अगला जो मेरे पास राजा का नाम आ जाता है दैट इज़ वाकपति राजा 2, वाकपति 2 हम उसे जानते हैं मुंजा के नाम से। सो अब जो मैंने ये लिखा बेस्ट एंड रियल फाउंडर, सो यहाँ पे मेरे पास नाम आ जाता है वाकपति 2 दैट इज मुंज। इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं मुंजा, सब में ये लगा देते, काला लगा देते भैया, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, मुंजा। इनके टाइटल्स बहुत सारे हैं, क्या क्या टाइटल्स आते हैं इनके? उत्पला
कवि विशा इन्हें ये इसमें के थे कि इनका दिल जो था वो कवि हृदय था। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ कल्चर, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ कल्चर। तो जो हम यहाँ बात कर रहे थे बेस्ट की, वो यहाँ था। वाकपति वो बंदा था जिन्होंने चढ़ाई कर दी राष्ट्रपिता को हरा दिया, एंड अल्टीमेटली समथिंग वेंट रॉन्ग। सो वो बात की बात है। देन हमारे पास इनके बाद अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आधी बुक्स के अंदर नाम आता है भोज का और आधी बुक्स के अंदर नाम आता है सिंधुराज का। सो दोनों नाम मिलते हैं। वाकपति के बाद फॉलो करते हैं सिंधुराज और भोज। हम इस ऑर्डर को लेंगे, पहले सिंधुराज और फिर राजा भोज। सो सिंधुराज टाइम पीरियड इज समवॉट 997 से 1000 AD इज हिज कल्मिनेशन। सो 3 साल का राज माना जाता है, तो छोटा सा राज है, बट ही वॉज ऑल्सो पावरफुल इनफ। देन सिंधुराज के बाद बेसिकली सिंधुराज के जितने भी टाइटल्स वगैरह हैं ना, बहुत ज़्यादा सारे हैं, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अगला जो नाम हमारे पास आता है दैट इज़ द वेल नोन नेम राजा भोज, भोजा द ग्रेट। सो बेस्ट के अंदर हम आ जाते हैं, तो भोजा द ग्रेट। नाउ एक कंसेप्ट यहाँ समझिएगा, वाई ही इज़ ग्रेट, वाई अकबर इज़ ग्रेट, बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर कॉन्क्वेस्ट्स। अलाउद्दीन खिलजी के पास तो बहुत बड़ी टेरिटरी थी, औरंगजेब के पास बहुत बड़ी टेरिटरी थी, दोनों ग्रेट हैं क्या? क्यों नहीं है? तो टेरिटरी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ बीइंग ग्रेट। क्या है? आपने कितना दूसरी चीज़ों के लिए काम किया। सो भोजा वॉज अ स्कॉलर, भोजा वॉज अ सोल्जर ऑल्सो। इन्होंने कोंकण का कोस्ट जीता था, ये हम कल देखेंगे, गॉड विलिंग इसको हम कल करेंगे आराम से, फटाफट। ये इतना आपको बेसिक लेआउट पहले दिन लेना होता है, ये एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे। देन इसके बाद में मेरे पास भोजा के जो काम है उसके अंदर आर्किटेक्चर बहुत सारा है, आर्किटेक्चर के साथ लिटरेचर बहुत सारा है, खुद भोज की लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं। सो यहाँ पर इनके भी खुद सारे टाइटल्स आते हैं, राजा भोज के टाइटल्स। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ये टाइटल किसका था या किस नाम से तो पुकारा जाता था। महाराजा धीराज, कविराज शिष्ट शिरोमणि, आप लोग लिख लेंगे, मैंने नहीं लिख रहा, मट्ठागिरी है, सुबह से बैठे हैं आप। देन धारेश्वर श्री भोजदेव, ये पूरा इनका टाइटल हुआ करता था, जो कुछ जगह पे मिला है। राजा भोज का जो टाइम पीरियड है 1000 से 1055 तक माना जाता है, और ये वो टाइम पीरियड है व्हेन ही बिकम्स द कंटेम्पोररी। अब याद आया, एक चीज़ शब्द ऊपर लिखा था मैंने, ये। अब यहाँ आप अगर सिर्फ ब्लाइंडली ये पढ़ते हैं और कनेक्ट नहीं करते हैं दो डॉट्स को, तो ये गज़नी का कंटेम्प्रेरी है। जब गज़नी ने इंडिया पर अटैक्स किए थे, सो पूरी सारी डायनास्टीज़ के अंदर मालवा में राज करने वाले थे, और मालवा के ईस्ट में था गुजरात। गुजरात के राजा भाग गए थे गज़नी के अटैक्स में, लेकिन गज़नी ने अपना रास्ता बदला था क्योंकि उसको डर था कि वहाँ एक राजा है जो उस पर अटैक कर सकता है। तो कहा जाता है कि वो राजा भोज थे, कहा जाता है, कहीं कंक्रीट नहीं मिलता। सो राजा भोज की ग्रेटनेस बहुत तगड़ी आ जाती है। साइमल्टेनियसली एक और चीज़ आती है कि इसी टाइम पे चंदेलाज भी हैं जिनको अभी देखना है, तो उनका काम क्या होगा, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से इस टाइम पे कल्चुरीज भी हैं। सो कल्चुरी डायनास्टी के अंदर कौन कौन से राजा काम कर रहे थे? अभी मुझसे एक पॉइंट पूछ लेना कि सर आप उस टाइम पे क्या बोल रहे थे, समथिंग केम हियर। राजा भोज की जब डेथ होती है तो उस टाइम पर इनका किंगडम कोलैप्स हो चुका है, हर तरफ से इनके ऊपर अटैक हो जाते हैं और ही फेल इल एंड ही डाइड। राजा भोज के बाद अगला राजा बनता है दैट इज जय सिंह फर्स्ट। राजा भोज अपने पीक पर एंड सडनली टेरिटोरियल एरिया के अंदर कोलैप्स हो गए। सो भोजा के बाद एकदम सडन डाउनफॉल होता है सिंधुराज। छोटा सा टाइम पीरियड, ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, 1055 से 1070 तक का, ये आप लोग लिख लीजिएगा। देन अगला नाम आता है उदय आदित्य का, ये फिर से महान राजा की श्रेणी में आता है, वापस से ऊपर आएंगे उदयादित्य। उदयादित्य एक शहर है उदयपुर, फट से दिमाग में आया, राजस्थान का द पिंक सिटी नहीं, मध्य प्रदेश का उदयपुर विदिशा में, ये इसका बसाया हुआ है। और यहाँ पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, और उदयादित्य अगला बड़ा नाम आता है इस डायनास्टी के अंदर। सो जो मेजर डायनास्टी में नाम आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन बहुत डीप तक जा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। सो उदयादित्य इज वन नेम, और उदयादित्य 1070 से 1086 1070 से 86 इतना सा टाइम पीरियड है, लेकिन बवाल काट दिया भाई ने, अपना नाम इम्प्रिंट करके गए। सो उदयादित्य के टाइम पे भी झगड़े हुए, बहुत सारे झगड़े होते रहे।
उदयादित्य के बाद में लक्ष्मण देव बैठते हैं 86 से 94। अगले राजा का नाम ओके ही स्टेबलाइज इट, ठीक है चलने दीजिए। एक चीज याद रखना, ये जो एमपी की डायनास्टीज हैं, अगर आपने ढंग से इनको समझ के करने की कोशिश की तो आपसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर कहीं गलती से आपने इसको मग्गो वाला काम किया, रट्टो वाला काम किया, बहुत सारे राजाओं के नाम डायनास्टी में कॉमन है, आप फंस जाओगे। ये मुगालता हम देखिए, देयर इज़ नो गारंटी। जैसा पिछला एग्ज़ाम है जो आउच कराने के लिए काफ़ी था, वैसा पेपर आए, एकदम सिंपल पेपर आए, हमें नहीं मालूम। हम तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारा एक स्टैंडर्ड है तो हमें वो तैयारी करना चाहिए। ठीक है, हमारा बेस लेवल तैयार है और हम हाईएस्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये समझ लीजिएगा। जो बहुत कॉमन बुक्स के अंदर आपके पास पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, बहुत कॉमन आपके पास अवेलेबल है, जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझाया था। कौन सी क्लास में? कल वाली में नहीं ना, परसों वाली में। परसों वाले सेशन के अंदर मैंने लिया था कि ये तो आपका बेस है जिसके अंदर आपके कॉमन नॉलेज है जो सबके पास है, ये तो आपको आता ही है। मगर इसके आने से आपकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका कट ऑफ क्रॉस हो जाए। कट ऑफ यहाँ है, सो ये जो बीच की मार्जिन है इसके ऊपर आपसे गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करिए। ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि आपको 30%, 40%, 50%, 60% आता है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी टेस्ट के अंदर कभी भी बैठेंगे तो एनी डे 85 के ऊपर हमेशा जाएंगे, बट कई बार उनकी भी प्री रुक जाती है। दैट इज़ अ सैड थिंग। कारण बड़ा सिंपल है, हमारे पढ़े हुए में से नहीं आया, या वो हमारा कंक्रीट नहीं था। हमको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को ऊपर उठाने का काम करना। आई एम लाइव जी, अभी लाइव हूँ, अभी जाओ। घर के कामकाज कल यही हुआ था। कोई बात नहीं, उन्हें आदत हो जाएगी वापस से, ठीक है। इसके बाद में लक्ष्मण देव जी बैठते हैं। उसके बाद में राजा बनते हैं नरवर्मन देव। इनको अगला पोएटिक राजा बुलाया जाता है, ये खासियत और है। बाकी और उपलब्धियां हो ना हो, नरवर्मन देव अगले राजा। आई थिंक इन्होंने नागपुर प्रशस्ति लिखी है, हाँ इन्हीं की है ना। सो खुद एक स्कॉलर है, जैसे राजा भोज स्कॉलर है। मुंजा ने भी कुछ लिखा। मुंजा के हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है इसलिए हम उसको कंफर्म नहीं बोल सकते। भोजा के बहुत सारे वर्क्स मौजूद हैं। अगला जो हमारे पास एविडेंस आता है वो एक और राजा है नरवर्मन देव। बड़े राजा हैं और उनके लिटरेरी सोर्सेज की वजह से वो जाने जाते हैं। अगला एक और नाम हमारे पास जो यहाँ निकलता है, इनका टाइम पीरियड भी अच्छा है। 1094 से लेकर 1130 नागपुर प्रशस्ति में इनका है। तो प्रशस्तियाँ मैं यहाँ बिल्कुल नहीं लूँगा, कोई सी भी प्रशस्ति के बारे में बात नहीं करूँ। बहुत बेसिक आपके पास सिंपल डायनास्टी, किस राजा ने क्या क्या काम किया, ये डायनास्टी चार्ट है जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस रखता है। ये हमको कम से कम पता होना चाहिए। फिर सबने सारे काम किए नहीं होते, तो जिसने जो काम किया है हम उसको देखते जाएंगे। सबको नहीं देखना, लेकिन फर्स्ट स्टेज यही रहेगी किसी भी डायनास्टी के लिए। इसके बाद में हमारे पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जहाँ पर मामले गड़बड़ाने लगते हैं। सो अगला राजा जो है वो भी फिर भी साइमल्टेनियसली सही रहते हैं। यशोवर्मन 1133 से 1142। नरवर्मन देव 1133 से 42 यशोवर्मन। नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू बिगिन अप अगेन। एक और अटैक होना चालू होता है और ये वो टाइम पीरियड है जिस पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक टर्मोइल शुरू हो चुका है। गजनी ख़त्म हो चुके हैं और नई डायनास्टी इमर्ज होने चालू होती है बाय द नेम ऑफ गौरीज। नॉर्थ वेस्ट में अभी यहाँ कुछ असर नहीं है, तो यहाँ आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। अगले बंदे जो आते हैं उनका नाम है जयवर्मन फर्स्ट। जयवर्मन, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद विंध्यवर्मन, देन सुब्रतवर्मन, सुभद्रवर्मन। मेरे नोट्स में क्या है स्पेलिंग? सुभद्र वर्मन। इनका टाइम पीरियड कोलाइड हो जाता है इनका 1194 से 1209। ये वो टाइम पीरियड है 1194 1194 में जयचंद की हार हो जाती है चंदावर की लड़ाई में, गौरी से हार जाते हैं। इस टाइम पर चहमनाज हार चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान 1192 तराइन 2। सो ये चेंज अब यहाँ असर आएगा। अब इसके बाद जो राजा आते हैं उसमें एक नाम आता है अर्जुन वर्मन 1210-1239। अर्जुन वर्मन जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये चेंज जो लास्ट वाला है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ नाम मिलता है अर्जुन वर्मन।
ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर दिल्ली सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 के अंदर डालता है नींव, उसके बाद में आराम के बाद में इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर एमपी के अंदर ख़तरनाक अटैक्स होना चालू होते हैं, विदिशा से चालू होते हैं। विदिशा में टेंपल डिस्ट्रॉय करता है, उज्जैन के अंदर टेंपल डिस्ट्रॉय करता है। उज्जैन इन लोगों के अंडर में था, परमार्स के। सो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में फिर से आ जाते हैं और अर्जुन वर्मन के बाद हमारे पास हैफाजार्ड होना चालू हो जाता है मामला। इस टाइम पर महाकुमार चालू हो गए। अब परमार डायनास्टी वो परमार डायनास्टी नहीं बची जो इकट्ठी थी, ये टुकड़ों में बट चुकी थी। और अब हमें मिलते हैं महाकुमार, और इनमें कुछ नाम आते हैं जो अलग अलग जगह पे हैं, इनके अंदर कोई हेरिडिटरी सही नहीं मिलती। सो देवपाल एक नाम मिलता है। इसी तरह से माउंट आबू के अंदर, उस बेल्ट के अंदर भी परमार डायनास्टी की एक ब्रांच राज करती थी। इसी तरह से बांसवाड़ा एरिया जो है राजस्थान का, वहाँ पे भी परमार राज करा करते थे। वो भी छोटी छोटी डायनास्टीज़ हैं जिन्होंने यहाँ चैलेंज खड़ा किया था। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट फ्लो ऑफ परमार्स। महाकुमारों के अंदर जो हमें ज़्यादा नाम मिलते हैं उसमें पहला नाम मिलता है हरिश्चंद्र, एक और नाम मिलता है जैतुगीदेव, जयवर्मन 2, जयसिंह 2, अर्जुन वर्मन 2 और भोजा 2 एंड फाइनली महलक देव। महलक देव आते आते दिल्ली सल्तनत का जो स्टार्टिंग पार्ट है, द स्लेव्स, वो ख़त्म हो चुके हैं, खिलजीज आ चुके हैं और अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है और अब यहाँ से एक डायनास्टिक चेंज शुरू हो जाता है। परमार्स आर नो लॉन्गर देयर। ये पकड़ना ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट राजाओं के नाम समझ गए होंगे। लास्ट राजा का नाम जो मिलता है हमें महाकुमार में मिलता है महलक देव, 1305 तक। ये है आपकी बेसिक्स ऑफ परमार डायनास्टी, पहला। इसी तरह से हमारी दूसरी डायनास्टीज उभर के आती हैं और वो भी पावरफुल थी। सो अगली डायनास्टी अगर हम लेने जाएंगे, चंदेला ले लो, बड़ी है ना डायनास्टी, बड़ी है ये डायनास्टी। तो पहले ये नाम याद करो बजाय इसके कि इसको किस तरह से पढ़ना है। बहुत आसान हो जाएगा जब आप ये तरीका अपनाओगे कि पहले इतना कर लीजिए। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मटेरियल है, चलो लिख लेना, नो प्रॉब्लम। सेकेंड डायनास्टी द चंदेलाज। चंदेलाज मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो ख़ास तौर पर यमुना के किनारे लगता था, नॉर्थ में। यमुना कई बार, यमुना के नॉर्थ में कई बार। अब एक कंसेप्ट समझना, क्यों ये एरियल डिविजन्स है, मतलब टेरिटोरियल डिविजन्स किस तरीके से हैं। इन टेरिटोरियल डिविजन्स के अंदर एमपी का अगर आप मैप देखते हो, चंबल को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, समझना इस चीज़ को, समझ जाओ तो अच्छा है। सिर्फ ये वाला हिस्सा है, यमुना दैन गंगा, चंबल इज मेकिंग दिस बाउंड्री एंड चंबल यहाँ कहीं आके मिल जाती है। कहाँ? ओट्टावा, कनाडा में। इटावा में? ओट्टावा नहीं है? अच्छा। यू में ओ नहीं है, ई है, ठीक है। इटावा में मिल गई आपकी। इसके पहले चंबल जब चलती है तो यहाँ तक आती है। अगर आप नॉर्थ से आ रहे हो, आपको रिवर क्रॉस नहीं करना है, तो ये रीजन आपके लिए इजी है ट्रैवल करने के लिए। फिर बाद में आपको यहाँ शिप्रा मिल जाती है, यहाँ नदियाँ वीक हो जाती हैं, आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। तब जाके यहाँ रूल्स डेवलप होते हैं। पुराने समय में बाउंड्रीज़ जितनी बना करती थी, वो सारी बाउंड्रीज़ आपकी कहीं ना कहीं फिजिकल फीचर्स से बनती थी। अब हमारे पास पहली चीज़ आती है कि सबसे पहला नाम आपको चंदेलाज में मिलता कौन सा है। अगेन पैटर्न वही रहेगा, अब वो पैटर्न की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला नाम हमें जो पता चलता है नानुक या नन्नक। इनके अंदर नानुक, इनके अंदर जो टाइटल मिल रहे हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, बचपन में अगर खेला हो तो। नाउ जो नानुक का टाइटल है नृप, नृपति और महीपति। नृप इज अ टाइटल ऑफ वसाल, फ्यूडल। ये इंडिपेंडेंट सॉवरेन राजा का टाइटल नहीं है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस। सो नृप का मतलब हो गया ही इज नॉट द फर्स्ट राजा ऑफ दिस या फाउंडर ऑफ द डायनास्टी, ही इज द फर्स्ट नोन किंग इन द लीनिएज। सो नृप, नन्नक या नानुक। 831 से 848 का इनका टाइम पीरियड माना जाता है। आप लोग आप स्लो स्पीड में करके देख लीजिएगा पहले, अदरवाइज हम बोलते हैं कि 1.25 पर मुझे देखा करो। पता नहीं, सबको तो नहीं मालूम, पर क्लास में मालूम है, देखना है तो 1.25 पे देखा करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्लो। सो नानुक राजा बन जाते हैं, राजा रहते हैं। इसके बाद में हमारे पास अगले राजा का नाम आता है वाकपति, 848 से 865 तक। और इनका एक पुत्र था जय शक्ति, एक पुत्र था विजय शक्ति। दो पुत्र हैं, जय शक्ति एंड विजय शक्ति, और दोनों ने राज किया है।
और इंस्क्रिप्शंस के अंदर इन दोनों को फाउंडर माना जाता है कई सारे इंस्क्रिप्शन में, बट नानक इज़ द फर्स्ट नोन किंग, या आप कह सकते हैं कि नोन डायनास्टी की शुरुआत वहाँ से होती है। विजय शक्ति के बाद में जो नाम आता है हमारे पास, वो नाम आता है वीर विजय शक्ति। इन लोगों के टाइटल हुआ करते थे वीर जय शक्ति, वीर विजय शक्ति। आपने एक चीज़ यहाँ नहीं लिखी है, इनके वो वाले नाम नहीं लिखे हैं जो मेरे नोट्स के अंदर हैं, जिसके नाम पर जिजाक भुक्ति पड़ा है। क्या नोट्स बनाए तुम लोगों ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिजाक भुक्ति किस राजा के नाम पे पड़ा है? इन्हें अगर मैं तुम लोगों के ये नोट्स नहीं देखूं तो तुम लोगों के दिमाग को मैं समझ ही नहीं पाऊंगा तुम लोग कर क्या रहे हो। जज्जापाला, दैट इज जय शक्ति, यहाँ से जज्जापाला के नाम पे जिजाक का भुक्ति पड़ा है नाम। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन निकल के आ जाता है। विजय शक्ति के बाद में नरेंद्र चंद्र राहिल राजा बनते हैं। नरेंद्र चंद्र राहिल का टाइम पीरियड है 899 से 916 AD तक का। इसके बाद में फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर दिखना चालू होता है बाय द नेम ऑफ हर्षा, नॉट दैट हर्षवर्धन, हर्षा ऑफ द चंदेलाज। इनके टाइटल मिलते हैं हमको, क्या है? हरि हर्ष ज्वर हरनमणि। कैसे लिखा है? हरि हर्ष ज्वर हरनमणि। ये एक इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। इसके बाद में अगले जो राजा रहते हैं वो अपना टाइटल लेते हैं दिग्विजय, यानी हो सकता है उन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट किया हो। यशोवर्मन और लक्ष्मण वर्मन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द टाइम। इनके नाम पे खजुराहो में टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल। इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, खुद के इंस्क्रिप्शंस हैं। सो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने अभी यहाँ लिखाया उसमें मेन जो मिलता है हर्षा पहला मेन आ जाएगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डीप में जा सकती हैं। अगला इंपॉर्टेंस है लक्ष्मण वर्मन का, वहाँ आपको इंपॉर्टेंस में डीप में जाना पड़ सकता है। अगला नाम आता है धंग का। नाउ धंग का टाइम पीरियड कोइंसाइड होता है इनिशियल फेजेस ऑफ द अटैक्स ऑफ गजनी, 950 से 1000 समथिंग तक का। 1002 धंग के बाद में गंध 1002 से 1003 तक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि इस टाइम पर नॉर्दर्न, आपको गजनी बहुत अच्छे से आता है, आई कैन बिलीव दैट। वो मॉडर्न हिस्ट्री के मतलब सॉरी मेडिवल हिस्ट्री के स्टार्ट के अंदर हम पढ़ते रहते हैं कि कब क्या अटैक हुए। तो इनिशियल फेजेस के अंदर जो अटैक्स होना चालू करते हैं, ब्राह्मण शाही हिंदू शाही डायनास्टी वाले जो लोग थे, इनके अंदर जो पुरानी गजनी डायनास्टी ओरिजिनल हुआ करती थी उनका रिलेटिव इधर भाग जाता है, और जब वहाँ तख्ता पलट होता है तो ये ब्राह्मण शाही और राजशाही वाली, ब्राह्मण शाही और हिंदू शाही डायनास्टी के राजाओं के साथ जाके लड़ाई करना चालू होता है। वो तो अलग हट जाता है, बाद में वो हेरिडिटी एनिमोसिटी बदल जाती है। इनके संबंध कश्मीर की डायनास्टी से हुआ करते थे, तो कश्मीर की फोर्सेस भी इनके साथ रहा करती थी। तो ये कंटिन्यूम चलता चला जाता है और अटैक्स इनवर्ट होते चले जाते हैं। सो यहाँ ये राजाओं के नाम हमारे पास आते हैं। उसके बाद जो राजा मिलता है दैट इज विद्याधर। ये कहा जाता है कि विद्याधर अब कंटेम्पोरानीनेस के अंदर आ जाए। कंटेम्पररी राजा कौन है? तो राजा भोज अगर उधर राज कर रहे हैं तो यहाँ विद्याधर राज कर रहे हैं, ये कंसेप्ट है। सो विद्याधर चंदेल बहुत बड़े राजा हुए। इन्होंने फेस किया है गजनी को, 2 बैटल्स हुई हैं गजनी के साथ, जिसमें इनको मतलब कहा जाता है कि विद्याधर एक कवि थे और इन्होंने हिंदी के अंदर, उस टाइम की जो हिंदी थी उसमें गजनी की प्रेस में एक कविता लिखी थी। उस समय पर आपस में फिर दोस्ती हो गई, डिप्लोमेसी हो गई, वट एवर द केस में भी। सो विद्याधर चंदेल 1003 से 1029 तक रहते हैं और इसके पास राजा बनते हैं। और इनके जो टाइटल थे वो भी बड़े खतरनाक हैं। परम भट्टारका महाराजा धीराज परमेश्वरा, दैट इज द सुप्रीम सॉवरेन पावर, जो टाइटल से पता चलता है। सो टाइटल अपने आप में उस राजा की ताकत को बयान कर रहा होता है, इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। देन हमारे पास नाम आता है विजयपाला का। अब विजयपाला के 2 बेटे रहते हैं, देव वर्मा और कीर्ति वर्मा, और कहा जाता है दोनों ने राज किया। देव वर्मा 10 साल के हैं, 10 साल फिर 40 साल का राज है कीर्ति वर्मा का। ना ये कीर्ति, देन कीर्ति नाम अब कॉमन रहेगा, बहुत सारी डायनास्टी में कॉमन मिलता है। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि कीर्ति सागर किसने बनाया, कहाँ का, सो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा अगर आपके पास करेक्ट मैटर नहीं होगा तब ना। कीर्ति राजा के बाद में हमारे पास जो नाम आना चालू होता है कीर्ति वर्मा, दैट इज 1160 से 1100 AD तक, 1060 से 1100 AD तक। उसके बाद में है, क्या नाम लिखा है तुमने? अक्षण वर्मा। क्या लिख रहा है यार, ये क्या है, किसका है, किसका है ये? संलक्षण वर्मा।
देन 1100 से 1110 का ये टाइम पीरियड, लेकिन हाँ इसके अंदर मामला पंगे में फंस जाता है। इस टाइम पीरियड पर डिटीरियोरेशन होना चालू होता है और साम्राज्य की नींव हिल जाती है उसी तरह से जैसे राजा भोज के टाइम पर हिल गई थी। अगेन उसको वापस से खड़ा करने का काम होता है। इस टाइम पर लड़ाइयाँ कलचुरीज के साथ चल रही है और कहा जाता है कलचुरीज ने रौंद दिया था चंदेलास को। जैसे राजा भोज के ऊपर चालुक्याज ने और कलचुरीज ने अटैक किया था, उसी तरह से कलचुरीज ने चंदेलास पे भी अटैक किया था। सो ये कॉन्क्वेस्ट वाला मामला भी चलता है। नाउ जयवर्मन बैठते हैं 1110 से 1120 एडी तक, और इसके बाद में नाम आते हैं इन लोगों में आपस में भाई भतीजावाद है। सो अगले जो राजा बनते हैं उनका नाम है पृथ्वी वर्मा। 1110 से 1128 तक छोटा सा टाइम है। फिर नाम आता है मदन वर्मा का। ये बड़ा राजा है, वापस ही एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबे समय तक राज करते हैं। सो लगभग 1128 से लेकर 1162 तक इनका राज रहता है। इसके बाद में यशोवर्मा 2 हैं, परमार्दी देवा हैं, परमल देवा दोनों ही है ना, ठीक है। फिर आता है नाम त्रैलोक्य वर्मा का, जिनका टाइटल था कालिंजाराधिपति, यानी कालिंजार इनके अंदर में था। इसके बाद में नाम मिलता है वीर वर्मा का। फिर आता है भोजा, कॉमन नाम है, भोजा 1 भी हैं, भोजा 2 भी हैं, भोजा वर्मन भी हैं, परमार चंदेलास। सो भोजा वर्मा दैट इज 1285 से 1288। फिर लास्ट में इनके भाई बैठते हैं हम्मीर वर्मा। अगेन अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है 1311, द एंड ऑफ चंदेलास। ये डायनास्टी है। कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट राजा है फ्लोर में बोलता चला गया हूँ, आप सुन के बना सकते हैं चार्ट, आसानी हो जाएगी आपको। नेक्स्ट जो मेरी डायनास्टी यहाँ पर आती है दैट इज द कच्छप घातास। अब हमने क्या बात करी, पहले तो हमने एमपी का जो मैप बनाया था उसके अंदर मालवा वाला रीजन देखा था, चंदेलास का रीजन देखा था। कुछ एरियाज के अंदर चंदेलास परमार्स के ऊपर चढ़ाई कर चुके होते हैं, विदिशा उनके हाथ से चला जाता है। विदिशा के अंदर एक टेम्पल बनवाया जाता है जिसके अंदर परमार लैंड देते हैं मंदिर बनवाने के अंदर। भेल स्वामिन टेम्पल हुआ करता था और उसमें परमारों ने लैंड दी थी। इससे ये पता चलता है कि चंदेलास का वर्चस्व या सॉवरेंटी या अथॉरिटी उस एरिया तक एक्सपांड हो चुकी थी। ग्वालियर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर 3 अलग अलग ब्रांचेस ऑफ 1 फैमिली मिलती है, कच्छप घाट। नाउ कच्छप डायनास्टी एक पुरानी हुआ करती थी, जिस डायनास्टी को ख़त्म करके जो डायनास्टी राज में आती है उसको टाइटल मिलता है कच्छप घाट। सो ग्वालियर के कच्छप घाट हैं, दूबकुंड के कच्छप घाट हैं और नरवर के कच्छप घाट हैं। सो यहाँ हमारे पास 3 अलग अलग राजाओं की लीनिएज मिलती है। तो सबसे पहले ग्वालियर वाले देखेंगे, ग्वालियर वाले कच्छप घाट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर किले के अंदर बिल्डिंग्स बनवाई हैं और हम बड़े आराम से रख लेते हैं, ये नहीं पता होता है किस डायनास्टी की बनी हुई है। सो सबसे पहले जो यहाँ राजा निकल के आते हैं, अब यहाँ पे हमें पहला टाइटल मिलता है महाराजा धीराजा। दैट मीन्स कि वो सॉवरेन बंदा है, तो फर्स्ट बंदे के साथ ही हमें मिलना चालू हो जाता है कि यस ही मस्ट बी द फाउंडर। सो महाराजा धीराज लक्ष्मणा 950 एडी के टाइम पीरियड पे मिलते हैं। इसके बाद में वज्रदामन इज कंसिडर्ड एज द रियल बंदा। वज्रदामन पहला बंदा है जो पावरफुल दिखता है। उसके बाद में मंगलराज, देन अगेन कम्स डाउन टू कीर्तिराज 1015 से 1035। मूलदेव जिनका टाइटल था भुवनपाल, देवपाल अपराजित टाइटल्स हैं। देन पदमपाल, ही इज द बिल्डर ऑफ सासबहू टेम्पल। पदमपाल जल्दी डेथ हो जाती है और पदमपाल के बाद एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसके अंदर इस लीनिएज का नाम है, एंड वो इंस्क्रिप्शन लिखा है महीपाल के टाइम पर। सो पदमपाल, महीपाल सासबहू का टेम्पल कंप्लीट करवाते हैं, थोड़े से चेंजेस लेकर आते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है। सबको रटा हुआ है कि सासबहू टेम्पल कहाँ है, ग्वालियर में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्यों है, या अगर वो पूछ लें कि इसको सहस्त्रबाहु किसने बुलाया, ये पूछ लें कि ये कौन से स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके का टेम्पल है, जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है, सबको पता है, तो यहाँ डीप में क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसको आने वाले समय में देखेंगे हम। अभी तो राजाओं के नाम और टाइम पीरियड देख लीजिए। टाइटल जो इंपॉर्टेंट है, सारे टाइटल्स नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ कुछ के टाइटल्स बताते जा रहा हूँ। आपके पास बुक है, आप उसमें से ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगला जो मेरे पास नाम आता है रत्नपाल, अजयपाल, अस्करण और तेजकरण। इसके बाद नाम मिलना चालू खत्म हो जाते हैं और टाइम भी नहीं पता चलता है। सो वॉट एवर द केस में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन एक लीनिएज मिलती है। तो बस एक नाम रीडिंग करना है, रटना नहीं है। रटना यानी इंपॉर्टेंस उन चीज़ों पे देना है जहाँ पर गहराई में उतर कर क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से नरवर के अंदर एक डायनास्टी थी जिसमें वज्रदामन के पुत्र राज करना शुरू करते हैं, सुमित्रा, और इनके टाइटल बड़े खतरनाक हुआ करते थे। महाराजा धीराज परमेश्वर, प्रबल परम भट्टारका महाराजा धीराजा, ये 2 टाइटल थे। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ही वॉज अ सॉवरेन रूलर ऑफ नरवर। सो एक डायनास्टी की ब्रांच, मतलब डायनास्टी की एक ब्रांच राज कर रही है ग्वालियर से, दूसरी राज कर रही है नरवर से। इसमें सुमित्रा के बाद में गगन सिंह है, गगन सिंह के बाद शरद सिंह है और उसके बाद वीर सिंह देव हैं। इसके बाद इस डायनास्टी के अंदर मिलना नाम बंद हो जाते हैं। तीसरी डायनास्टी आती है दूबकुंड की, और ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है
क्योंकि इनमें कुछ राजाओं की दोस्ती भोजा से थी, कुछ राजाओं की दोस्ती चंदेलास से थी। ग्वालियर के जो फैमिली है, कच्छप घाट फैमिली, इनकी दोस्ती भी चंदेलास से थी। सो चंदेलास और भोज के बीच में ये फंसे हुए हैं। सो राजा भोज नॉर्दर्न एक्सपीडिशन में जब निकलते हैं तो ग्वालियर के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो कहा जाता है, वहाँ एग्जैक्ट नहीं लिखा, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो ये बताता है कि ग्वालियर के जो कच्छप घाट थे उन्होंने राजा भोज को हराया था, ऐसा लगता है। तो या तो उन्होंने खुद ने हराया या फिर चंदेलास ने उनकी मदद करी, लेकिन इस लड़ाई के अंदर दूसरी ब्रांच के कच्छप घाट भोज के साथ हैं। तो ये बात की बात है। पहले नाम देख लें। तो पहला नाम जो हमारा धूपकुंड के अंदर आता है, युवराज। 1000 से 1015, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर गजनी ने इनिशियल अटैक करना चालू किए हैं। इनिशियल है इनका टाइम, इनका जो टाइटल है उसमें प्रसिद्ध टाइटल है, फेमस। ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है लेकिन फेमस है ये। उसके बाद में अगला नाम आता है भूपति। भूपति कि भूपति, किसने बनाया ये? बी लिखा है और उसको करेक्ट भी नहीं करा। उस टाइम मैंने टोका था, तो उस टाइम भी टोका था ना। भूपति अर्जुन 1015 से 1035, और इसके बाद आता है नाम अभिमन्यु का 1035 1045। सो ये वो लोग हुआ करते थे जो गजनी के साथ लड़ने गए थे, गजनी के टाइम पीरियड पर लड़ाई किए थे। और इनमें से एक राजा, जब कन्नौज के राजा भाग जाते हैं गजनी के आक्रमण से, तो चंदेला राजा के आदेश पर या चंदेला राजा के निर्देश पर इस डायनास्टी के राजाओं ने उसकी हत्या करी थी। जो राजा भाग गया था कि तुम ऐसे कैसे कावर्डली एक्ट कर सकते हो, तुम कैसे भाग सकते हो। और इसी डायनास्टी की दोस्ती थी राजा भोज के साथ। सो अभिमन्यु 1035 से 45, और उसके बाद में हमारे पास अधिराज विजय टाइटल के लेकर विजयपाल मिलते हैं 1045 से 1070 तक। एंड फाइनली वी गेट अ नेम, महाराजा धीराज नाम लिखने वाले विक्रम सिंह जी 1070 से 1100 AD तक। और यहाँ डायनास्टी कच्छप घाट की खत्म हो जाती है। ये डायनास्टी है, लीनिएजेस हैं, नाम 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 है सब। कुछ जगहों पे टाइटल्स हैं, टाइटल्स वाला क्वेश्चन, नाम वाला क्वेश्चन, कंटेम्पोरारीनेस। अगर आप इन लोगों को पैरेलल करोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा कि कौन किसके साथ था। टाइमलाइन बना के करोगे तो। कारण लड़ाइयाँ जो म्यूचुअल होंगी ना, उसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये राजा इसके साथ था, आपस में बैटल्स नहीं थी। मैप के ऊपर करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाद में इसी टाइम पीरियड पर एक और डायनास्टी उठकर खड़ी हो जाती है, मतलब लेटर टाइम पीरियड में आती है 1237 के आसपास, यज्वपालास। ओरिजिन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो नाम हमारे पास मिलते हैं टाइटल्स के साथ में, पहला नाम है चहाड़। चहाड़ या चहाड़? चहाड़, राजा चहाड़। ये फाउंडर हैं यज्वपालास के। 1237 से 1254 तक रहे हैं। गजनी वगैरह चले गए हैं, गौरी है वहाँ पे, दिल्ली सल्तनत चल रही है, इधर टर्मोइल हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के आने के पहले वाला काम भी है जहाँ पे इल्तुतमिश ने अटैक्स किए थे। बार बार लड़ाई हो रही है, ये हार रहा है वो जीत रहा है, ये हार रहा है वो जीत रहा है, लगातार चल रहा है। जो पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटास वाला काम चल रहा था वो नॉन स्टॉप यहाँ पर भी चल रहा है। इसके बाद में हमारे पास चहाड़ के बाद में बैठते हैं महेश। इनका टाइटल था नृप। महेश और नृप, नर वर्मन देव। यहाँ इनके बारे में ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन अगला जो नाम आता है अस्सलदेवा। इनके टाइटल बहुत सारे, महाराजा धीराजा, महाराजा परम भट्टारका, परम महेश्वरा, भूमिपति, परम गुरु, परमेश्वरा, परम राज चूड़ामणि, पृथ्वीपति, क्षितिक्ष, नृप, भूप। नृप का मतलब है प्रिंस। तो किसी समय में ये प्रिंस थे, बाद में ये राजा बन गए। तो फ्यूडल थे, इनकी ट्रेनिंग कहीं पे हुई थी पहले। अस्सलदेवा बेसिकली नरवर्मन के बेटे थे और चहाड़ के ग्रैंडसन थे। इसके बाद में एक और नाम हमें मिलता है गोपाल देवा का, जो अस्सलदेवा के बेटे थे। 1279 से 1289 तक रहते हैं। और इसके बाद में लास्ट नाम मिलता है गणपति देव का 1300 AD, अलाउद्दीन खिलजी। कंटेम्परारीनेस आ गई यहाँ पे, तो खिलजीज आ गए। खिलजीज का अटैक होता है, वाइप ऑफ हो जाते हैं। सो यहाँ वो चेंजेस है। छोटी डायनास्टी है, यज्वपालास। काम बहुत सारे हैं इनके, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जिन्हें आने वाली क्लासेस में, आने वाले सेशन के अंदर गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो देखेंगे। अगला हमारे पास जो डायनास्टी इसके अंदर है, दैट इज़ योर द तोमर। नाउ तोमर डायनास्टी जब ये अटैक्स होना चालू होते हैं, सो काफ़ी बाद में, खिलजीज के बाद में, जब साउथ ऑफ MP जो यहाँ मैंने बनाया था द फारूकी डायनास्टी एंड द मालवा सल्तनत, इसी के साथ में एक और डायनास्टी मर्ज होती है, द तोमर्स। व्हाट आई कॉल देम, कि ये लोग अकबर के प्रीकर्सर है। व्हेन इट कम्स डाउन टू द यूनिफाइड कल्चर को बिल्डअप करने में अकबर का योगदान इनके बाद आता है। ऑफ कोर्स अकबर एक मासिव रूलर है, इसलिए उसका योगदान बहुत बड़े पैमाने पर है, बट कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत के लक्षण यहाँ दिखना चालू होते हैं, क्योंकि अभी अकबर यहाँ नहीं है। ये वो डायनास्टी है जिसमें अभी अकबर यहाँ मौजूद नहीं है। सो पहला नाम हमारे पास आता है वीर सिंह देव। ये पहले फाउंडर हैं, पहले इंडिपेंडेंट राजा हैं। कारण यह है कि इन लोगों की जो डायनास्टी चल रही है
ये डायनास्टी दिल्ली की तोमर वंश की डायनास्टी है। ये लोग जब वहाँ अटैक होना चालू करते हैं तो वापस ग्वालियर में आ जाते हैं। ग्वालियर के नॉर्थ वाले हिस्से के अंदर एक छोटी सी जगह है आइसा, AISAH, यहाँ पर ये लोग एस्टैब्लिश होते हैं। उनका नाम मिलता है, उसके बाद फिर कई सालों तक इनका नाम नहीं मिलता। फिर फाइनली इसका मतलब जब वीकनेस होती थी तो इनकी लीडरशिप के अंदर दे कॉन्कर गोपाचल या गोपगिरी या ग्वालियर। तो फिर तोमर राजवंश फिर से आता है। तो तोमर राजवंश ऐसा नहीं है कि यहाँ शुरू हुआ, तोमर राजवंश पुराना राजवंश है, लेकिन बीच में ब्रेक आ जाती है। तो दिल्ली के तोमरों की डायनास्टी में, दिल्ली के तोमरों की लीनियज के अंदर ये वाली डायनास्टी है। सो तोमर्स के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो पहला नाम जो हमारा वीर सिंह देव का है 1394 से 1400, ये वो टाइम है जो लंगड़ा आया था, तैमूर लंगड़ा। अगले नाम आता है उद्धरण देव 1400 से 1402। नेक्स्ट नाम मिलता है वीरम देव वीरक्षितिपति या तेजो रत्नम। कहो भाई तेजो रत्नम, 1402 से 1423 तक। और उसके बाद नाम है गणपति देवा का 1423 से 1425 का। उसके बाद में हमारे पास आते हैं डुंगर सिंह डुंगेंद्र, बहुत बड़ा नाम है, हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे काम हैं। 1425 से 1459, 1425, 1459। इसके बाद में महाराजा धीराजा क्षिति सिंह देव हिंदू ये किसकी राइटिंग है? स्पेलिंग मिस्टेक, सोते सोते लिखा है। कीर्ति सिंह, अभी मैंने आपको एक नाम लिया था चंदेलाज में, कीर्ति नाम से, दो नाम आते हैं। यहाँ पर भी एक नाम आता है कीर्ति सिंह, इन्होंने भी कुछ बनाया, उधर कीर्ति ने भी कुछ बनाया था, इसलिए कन्फ्यूजन होगा। वहाँ एग्जाम के अंदर डीप क्वेश्चन जा सकता है सिंपल कटेक्ट करने में कि ये वाला ताल किसने बनवाया, ये तालाब किसने बनवाया। सिंपल क्वेश्चन इतना सा, सबका कंट्रीब्यूशन है कुछ कुछ जगहों पे, कुछ के कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो रिमेंबर, ये फर्स्ट स्टेज है, आराम से बैठ के बनाइए। बनाने को इसलिए बोलते हैं, मटेरियल तो आपके पास है, पढ़ना होता तो पढ़ लिए होते, दिख लिए थोड़ी होते। ओके, अगला जो राजा है दैट इज कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह के बाद आते हैं कल्याण मल्ला 1480 से 1485 तक। मान सिंह, इनका नाम सबसे ज़्यादा चलता है, तो ये मान सिंह की डायनास्टी है, राजा मान सिंह। मान सिंह 1486 1518, ये वो बंदा है जो प्रीकर्सर है अकबर के लिए। ये वो बंदा है जिसके कल्चर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सो पैट्रोनेजेस मिलती हैं। ये वो डायनास्टी है जिसने पहले पैट्रोनाइज करना चालू करा, जो हिंदू मुस्लिम कल्चर जिसे कहते हैं, इंडो मुस्लिम या इंडो मुगल कल्चर जिसकी बात की जाती है, वो यहाँ ओरिजिन दिखना चालू होता है, दिखना चालू हो चुका है अब। तो ये वो डायनास्टी है। सो मान सिंह के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। मान सिंह जी के कोर्ट में, मान सिंह जी का व्यक्तित्व, मान सिंह जी के स्कॉलर्स, मान सिंह जी का आर्किटेक्चर, म्यूज़िक खतरनाक है। सो ये आने वाले फ्यूचर के अंदर क्लासेस के अंदर इसी तरह से देखेंगे ताकि आसानी से आप डायनास्टी, क्योंकि आपको एक डायनास्टी अगर पढ़ाऊंगा तो मेरा लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा है, मैं उठा के डाल दूंगा, उसमें बोर हो जाओगे। जब आप खुद करने बैठते हो तो इंटरेस्ट आता है, मेक इट इंटरेस्टिंग। लास्ट राजा का नाम आता है यहाँ विक्रमादित्य 1518 के अंदर, एंड देन हिज डायनास्टी कोलैप्स्ड। फाइनली हमारे पास एक और डायनास्टी होती है जिसको हम कहते हैं द लेटर प्रतिहाराज। इसको है ना ऑर्डर में, डायनास्टी जैसे मैंने अभी ऑर्डर में लिया ना, जो टाइम पीरियड से लिया है हमने, उस टाइम पीरियड से लेना। नाउ लेटर प्रतिहाराज, ये वो डायनास्टी है जब प्रतिहाराज राज कर रहे हैं कन्नौज के अंदर। बेसिकली यहाँ पे बड़े कन्फ्लिक्ट हैं, कुछ लोग कहते हैं ये क्या ये वही हैं या ये दूसरे हैं। सो कुछ हमारे पास एविडेंसेस इस तरह के आते हैं कि प्रतिहाराज ने अपने वसाल राजाओं को कुछ एविडेंसेस के तहत ये बोला था कि साउथ इंडिया के अंदर अपनी टेरिटरी को मजबूत रखो ताकि राष्ट्रकूटास के अटैक से बचा जा सके। सो लेटर प्रतिहाराज बेसिकली चंबल बेल्ट के अंदर हैं, और यहाँ पर ये एक वसाल की तरह, एक गवर्नर की तरह प्रतिहाराज कन्नौज वाले उनके वसाल की तरह राज कर रहे हैं। तो इनका भी काफ़ी बड़े एरिया के अंदर एमपी में इन्फ्लुएंस था। सो पहला नाम जो हमें यहाँ मिलता है उसके अंदर भूपदीप टाइटल है, नृप टाइटल है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नृप का टाइटल का मतलब होता था लॉर्ड, पूरा राजा कंप्लीट नहीं है, वो फ्यूडल है। सो वो अगर टाइटल मिल रहा है तो पहला टाइटल मिलता है नीलकंठ का। दूसरे राजा का नाम मिलता है हमें महाराजा धीराज के टाइटल से, दैट इज़ हरिराज। ये पहले इंडिपेंडेंट राजा हैं। तो जो मैंने अभी कंसेप्ट यहाँ समझाया, फर्स्ट नोन, फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाउंडर, ये है कंसेप्ट। तो क्वेश्चंस वहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज में घुमाने के लिए दे दिए जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप गलत अगर आंसर लगाए तो इसके अंदर कोई गलती है। किसकी गलती? सही पढ़ लीजिए। इसके बाद राजा बनते हैं भीमा। उसके बाद में रनपाल हैं जिनके टाइटल थे अधिराज, महीप और भूप। यहाँ फिर से पता चलता है कहीं ना कहीं ये थोड़े से वेवर हो गए, किसी दूसरे के अंडर में चले गए। देन रनपाल, देन वत्स राजा, रनपाल के पुत्र हैं वत्स राजा, देन क्षितिपाल, देन सुरपाल,
फिर से नाम आता है नृपति या नृप टाइटल के साथ। इसका मतलब पता चलता है कि यहाँ से जो सॉवरेंटी बीच में आई थी वो वापस से चली गई और ये किसी दूसरे के अंडर में चले गए। उसके बाद दैट इज कीर्तिपाल। 3 लगातार डायनास्टी के अंदर कीर्ति नाम है और तीनों के काम है, नाम है और काम है, और ये अकेला नाम आपको रुलाने के लिए काफ़ी है। देन अगला आता है अभयपाल। उसके बाद में मुक्तिकमणि दैट इज चैत्रवर्मन। और फिर ये एक डायनास्टी थी जो मेरी अशोकनगर साइड वाली थी। इसी के साथ में इस डायनास्टी की एक ब्रांच आती है और गोपाचल के ऊपर गोपगिरी पर्वत पे ग्वालियर पे कब्जा कर लेती है। सो पहला नाम मिलता है हमें नाटुल का, दूसरा नाम मिलता है प्रताप सिंह का, तीसरा नाम मिलता है वीर नृपति विग्रह राज का। फिर से बड़ा नाम जो आता है मलय वर्मन। इसका टाइम पीरियड हमें मिलना चालू हो जाता है कि हाँ, मलय वर्मन इज सन ऑफ विग्रह राज एंड ही वाज वन ऑफ दोज ग्वालियर के पावरफुल रूलर्स। सो कुछ रूलर्स इंपॉर्टेंट है डायनास्टी पूरा दिमाग में रखने के लिए, ताकि आप कोरिलेट कर सको कहाँ कौन पावरफुल था, कौन वीक था, किस टाइम पीरियड पे। पावरफुल राजा होगा, आसपास वीक राजा होगा, वो कब्जा कर लेगा। अदरवाइज इसमें इतना मटेरियल है, पूरी एक बुक है 600-700-800 पेजेस की जो आपके पास होगी, जिसमें से आप पढ़ रहे होंगे। इसको छोटा कैसे करें, तरीका ये है, करना ना करना हमारे ऊपर है। लास्ट राजा का नाम जो मिलता है दैट इज़ नरवर्मन, जो मलय वर्मन के छोटे भाई थे, महाराजा टाइटल के साथ आता है। और ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे दिल्ली के सुल्तानों का अटैक होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मलय वर्मन ने जाके दिल्ली के सुल्तानों के साथ संधि वगैरह कर ली थी और भाई को धोखा दिया था। कुछ का ये मानना है स्कॉलर्स का कि वो बड़े भाई ने छोटे भाई को हटा दिया था कि बेटा जी तुम यहाँ से निकल जाओ, अटैक हो रहा है, ताकि हमारा वंश तो कहीं चलता रहे। सो थोड़े से टाइम पीरियड के मलय वर्मन का एविडेंस हमें मिलता है ग्वालियर फोर्ट से, उसके इंस्क्रिप्शंस में। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। अगर आपको ये स्टेज समझ में आ जाए, अगला काम रहेगा हमारा आर्ट एंड कल्चर का, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वॉर्स एंड बैटल्स में यहाँ हैंडल अभी करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। इंस्क्रिप्शन में बिल्कुल हैंडल नहीं करूँगा। इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है, और वो मेरी रेगुलर क्लासेस के अंदर चलता है। सो अभी ये ब्रीफ जनरल, जो कई लोगों ने कहा कि हमारे पास हिस्ट्री की प्रॉब्लम आ रही है, मेक योर नोट्स ऑर्डर में बना लीजिए। एक पेज पे ही बनाइएगा, एक दूसरा रफ में बनाइएगा, कभी फेयर मत करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको ऐड ऑन करना पड़ सकता है अगर आपके पास नहीं है। टेक केयर। सॉरी, पहले मैं चैट की बात कर लूँ, क्या चैट है। ओके, सो एनीथिंग। अनुराग श्रीवास्तव जी ने मुझसे पूछा था स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ें का जवाब नहीं देता जब तक मैं आपके लिए ओपन नहीं आता हूँ कि हाँ इट्स अ ओपन हाउस, यू कैन आस्क एनीथिंग। कोशिश करेंगे आने वाले समय में मैं ओपन हाउस ले लूँ, एक आध दिन, कभी कभार ले लेता हूँ, टाइम नहीं मिलता यार। अभी आदेश आ गया है कि चलो भैया कहाँ हो सर, करंट अफेयर्स के लिए क्या रेफ़र करें बिसाइड्स पीडी मैगजीन। मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी है, इसीलिए 45 डेज़ वाली जो सीरीज़ चल रही है, आज ये वाला 44th डे है। देखिए एमपी के लिए जो प्रतियोगिता दर्पण की आप एनुअल एडिशन या सेमी एनुअल एडिशन आप रेफ़र करते हैं, उसके अंदर एमपी पे फोकस इतना ज़्यादा नहीं होता। सो एमपी का अगर आप पूछ रहे हैं कि एमपी के अंदर हमें क्या करना है, तो कल मैंने उसके लिए बताया था कि आप जितनी छोटी छोटी बुकलेट्स आती हैं लेके पढ़ना चालू कर दें। मोस्ट ऑफ द बुकलेट्स के अंदर कॉमन कंटेंट होता है। जो कॉमन कंटेंट होता है वो सबकी नज़रों में इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका रिवीजन में आ जाता है। पहला। दूसरा, रोजगार और निर्माण कॉमन है, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो सबको पता है, कौन सी नई बात है। देन ओके, प्रिया जी गुड इवनिंग। मोहित माय डियर मोहित, बहुत मस्त लड़का है ये, गुड इवनिंग। एंड कात्यायनी वेरी गुड इवनिंग। सो एनी अदर क्वेश्चन, इफ नॉट देन आई विल बी टेकिंग अ लीव। ईश्वर ने चाहा तो कल मिलेंगे, जिंदा रहे तो, पढ़ाने लायक रहे तो। जो गलतियाँ बोली हैं अभी मैंने, मुझे वो लिख ली हैं आपने, कल मुझे क्लियर चाहिए, मुझे नेक्स्ट स्टेज चाहिए कल, और कल गलती नहीं होना चाहिए। अब गलती नहीं होना चाहिए, ना टाइटल में गलती होना चाहिए, ना नामों के अंदर गलती होना चाहिए। पे इंपॉर्टेंट, सिर्फ काम नहीं कर रहे हो तुम, दिमाग में लिख रहे हो। रिविजन पेज, पढ़ना पे नहीं करेगा जितना रिविजन करेगा। एनी क्वेश्चंस? ओके देन, टेक केयर, कल बाद में मिलते हैं, बाय बाय।